हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ चैप्टर 2.1 यानी कि बनाकर देखे 2.1 इस चैप्टर का मैथ बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने 1.4 तक सॉल्व कर दिया है। 1.5 का मेरे पास अभी कंपास अवेलेबल नहीं है, मैं बाद में इसका वीडियो बना के डालूंगी, ठीक है। तो आज मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए 2.1 लेकर आती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 2.1 बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 2.1। ओके, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या बोला गया है, 1 किलोग्राम चावल का दाम 40 रुपये और 1 किलोग्राम दाल का दाम 100 रुपये है। दाल के दाम का अनुपात निकालें, ठीक है। यानी कि चावल के दाम और दाल के दाम दोनों का अनुपात निकालना हम लोगों को, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, 1 किलोग्राम चावल भी है, 1 किलोग्राम दाल भी है, ठीक है। यानी कि हमारा चावल और दाल जो है वो सेम क्वांटिटी में है, ओके। और 1 किलोग्राम चावल का दाम 40 रुपये है, 1 किलोग्राम दाल का दाम 100 रुपये है। अब इन दोनों का अनुपात हम लोगों को निकालना है। मैंने ये मैथ बनाया है, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे, चावल का दाम इस टू, ये रेशियो है अनुपात, चावल का दाम इस टू दाल का दाम, ठीक है। चावल का दाम कितना है, 1 किलोग्राम। यहाँ हम लोगों ने 1 किलोग्राम चावल भी है, 1 किलोग्राम दाल भी है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट चावल का दाम इस टू दाल का दाम, ठीक है। तो चावल का दाम कितना है, 40 रुपया, दाल का दाम कितना है, 100 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, 40:100, हम लोग का हो गया ना, 40:100 कर लिया ना हम लोगों ने। अब ये हम लोग देखेंगे कि ये किसके टेबल से कटता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस टू का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है इस टू का मतलब? तो देखिए चावल का दाम है 40, दाल का दाम है 100। हमेशा याद रखिएगा इस टू का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो 40/100 अगर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे 40/100, मान लीजिए इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो 2/5 आया कि नहीं, यानी कि 2:5 आया कि नहीं, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काटा है, यहाँ पे मैंने 20 के टेबल से दोनों को काट दिया है, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, ठीक है। तो 2:5 आप लोग 40:100 लिख के ना डायरेक्ट 2:5 भी लिख सकते हो, इस तरह से काट के भी दिखा सकते हो, ठीक है। मैंने ये आप लोगों को इस तरह से काट के दिखाया, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 20 पचे 100, तो 2:5 आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 40:100 करके इधर इक्वल टू देके 40/100 करके 20 के टेबल से काट के 2:5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। गलत नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है। चलिए तो हमारा आंसर आ गया 2:5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करती हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है ABC, ये हमारा एक ट्रायंगल है ना, एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें ए का मान दिया हुआ 60 डिग्री, बी का मान दिया हुआ 50 डिग्री एंड सी का मान दिया हुआ 70 डिग्री। तो कोण BAC इस टू कोण ABC इस टू कोण ACB इक्वल टू कितना, ये बोला गया है ना। तो देखिए यहाँ पर जब भी कोण BAC है, यानी कि ये जो मिडिल का एंगल है ना, ये ए जो है ना, इसका मान हम लोग लेंगे, ठीक है, यानी कि 60 डिग्री लेंगे। फिर देखिए दूसरा में देखिए कोण ABC, यानी कि ये जो मिडिल यानी कि बी का मान लेंगे 50 डिग्री। फिर हमारा तीसरे में है कोण ACB, ये जो C है C का मान लेंगे, ठीक है। हमेशा जब भी इस तरह से रहे तो हम लोगों को ये जो मिडिल दिया हुआ, मिडिल कोण जो दिया हुआ, मिडिल एंगल, उनका मान हम लोगों को लिखना रहता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। देखिए कोण BAC इस टू कोण ABC इस टू कोण ACB, जैसे कि मैंने बताया हम लोग मिडिल का लेंगे। आप लोग इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा, मैंने ऐसे ड्रॉ नहीं किया, बुक में है इसीलिए। तो देखिए कोण BAC यानी कि A मिडिल वाला, देखिए A का मान कितना है, 60 डिग्री लिख दिया हम लोगों ने। कोण ABC B का मान कितना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री हम लोगों ने लिख दिया। कोण ACB C का मान कितना है, 70 डिग्री, 70 डिग्री हम लोगों ने लिख दिया। अब तीनों को 10 के टेबल से काट देंगे, 10 छक 60, 10 पचे 50, 10 सते 70, तो 6:5:7, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग 3 नंबर में आते हैं। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक लॉजेंस का मूल्य 50 पैसा है, तो एक लॉजेंस और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात निकालो, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, तो रुपया जो है इसको हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लॉजेंस का जो मूल्य दिया हुआ है वो पैसा में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए पेंसिल का जो मूल्य है इसको भी हम लोग रुपया से पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 रुपया बराबर, देखिए 3 × 100 300 पैसा, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, हम लोग जानते ही हैं।
तो 3 रुपया बराबर 3 गुने 100 बराबर 300 पैसा। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना पैसा है? 300 पैसा। और एक लॉजेंस का मूल्य कितना पैसा है? 50 पैसा। तो पेंसिल का मूल्य इस टू लॉजेंस का मूल्य, पेंसिल का मूल्य 300 पैसा और लॉजेंस का मूल्य 50 पैसा। लिख दिया हम लोगों ने, 50 एकम 50, 50 छक 300, मैंने डायरेक्ट काट दिया। तो 6:1 ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं। मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन। एक 50 पैसा, एक 1 रुपया तथा एक 2 रुपए के सिक्के का अनुपात लिखो। ठीक है, एक ठो 50 पैसा है, एक रुपया का सिक्का है और एक 2 रुपया का सिक्का है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने बताया, जबकि 50 पैसा है हमारा, तो रुपया रुपया लेंगे तो हमारा अनुपात कैसे कटेगा? होगा भी नहीं। तो इसलिए सबको पैसे में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 पैसा बराबर 50 पैसा लिख दिया मैंने। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक है, 2 रुपया बराबर 2 गुने 100 यानी कि 200 पैसा। ओके, अब हम लोग इस तरह से इस टू लिखेंगे, 50 पैसा इस टू 1 रुपया इस टू 2 रुपया। जबकि हम लोगों ने सबको पैसे में कन्वर्ट किया है तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, 50 इस टू 100 इस टू 200। ठीक है, अब ये तीनों को हम लोग 50 के टेबल से मैंने डायरेक्ट काटा है। आप लोग 10 के टेबल से काट के भी कर सकते हो। ठीक है, 5 के टेबल से काट के भी कर सकते हो। मैंने 10 के टेबल से डायरेक्ट काटा है। 50 के टेबल से डायरेक्ट काटा है। 50 कम 50, 50 दूनी 100, 50 चौके 200। ठीक है, आप लोग चाहो तो ये जो मैंने कट दिया हुआ है ना, ये आप लोगों को समझाने के लिए दिया हुआ। आप लोग डायरेक्ट 1:2:4 ऐसे लिख देना। ठीक है, यहाँ भी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये कट जो मैंने दिया है ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि 6:5:7 कैसे आया, 10 के टेबल से कटने पर आया है। तो आप लोग यहाँ पे ये कट नहीं भी देना तो भी चलेगा। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 चौके 200, 1:2:4 ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 में। उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह, रातुल की उम्र 12 वर्ष 4 माह व नूरजहां की उम्र 12 वर्ष है। तो तीनों के उम्र का अनुपात कितना होगा? देखिए यहाँ पे जो 12 वर्ष 6 माह, रातुल की उम्र 12 वर्ष 4 माह, नूरजहां की उम्र 12 वर्ष है, इसमें माह नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको माह में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि जितने भी एज है उनके सबको हम लोग को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो उमा की उम्र बराबर कितना है? 12 वर्ष 6 माह, यानी कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 × 12 144 माह हो गया, प्लस 6 माह यानी कि 150 माह हो गया। रातुल की उम्र कितना दिया हुआ? रातुल की उम्र दिया हुआ 12 वर्ष 4 माह, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 × 12 = 144 माह प्लस 4 माह यानी कि 148 माह। ओके, अब नूरजहां की उम्र कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि 12 × 12 बराबर 144 माह। ठीक है, अब तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे, तीनों की उम्र का अनुपात। तो इस तरह से लिखेंगे, उमा की उम्र इस टू रातुल की उम्र इस टू नूरजहां की उम्र। सबको हम लोगों ने मंथ में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो 150 इस टू 148 इस टू 144। ठीक है, अब मैंने इसको 2 के टेबल से काटा है। 2 सत्ती 14, 2 पचे 10। ठीक है, 2 सत्ती 14, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4। आप लोग ये कट नहीं भी देना। ठीक है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 75:74:72 ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग नंबर 6 में आ जाते हैं। नंबर 6 में देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा? लिखो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा? तो पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग समकोण समद्विबाहु। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, समकोण। ठीक है, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजा का मान बराबर होता है। ठीक है, समद्विबाहु। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। समकोण यानी 90 डिग्री हमारा यहाँ पे हो गया है, जबकि हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री करके। ठीक है, तो जबकि हमारा ये सीधा हमारा समकोण है 90 डिग्री, तो ये हमारा 45 हो जाएगा, ये भी हमारा 45 हो जाएगा, तभी तो हमारा 180 डिग्री टोटल आएगा, है कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जबकि हमारा एक समकोण है 90 डिग्री है, तो दोनों कोणों का अनुपात समद्विबाहु यानी कि सम है, दोनों भुजा का मान बराबर है, तो ये 45 ये भी 45। अब तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के
तीनों कोनों का अनुपात बराबर 90 डिग्री इज टू 45 डिग्री इज टू 45। इस सबको मैंने 45 के टेबल से काटा है। 45 एकम 45, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 2:1:1, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 45:45:90 या फिर 45:90:45, ठीक है। कैसे भी घुमा फिरा के लिखो, आपका आंसर 1:1:2 भी आ सकता है, 2:1:1 आ सकता है, 1:2:1 ऐसे भी आ सकता है। तो आपका आंसर क्या आया? 2:1:1। ये हो गया आंसर हमारा। नंबर 7 में देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात बराबर। देखिए इस तरह से आप लोगों को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जबकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है टोटल। तो इस तरह से हम लोग 60-60 करके लिख लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा? 60 डिग्री इज टू 60 डिग्री इज टू 60, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 के टेबल से मैंने डायरेक्ट काट दिया है, 60 एकम 60, 60 एकम 60, 60 एकम 60, 1:1:1, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 8 में। देखिए 8 में बोला गया है पुलक बाबू और मानिक बाबू की उम्र का अनुपात 7:9। मानिक बाबू की उम्र 72 वर्ष है, तो पुलक बाबू की उम्र बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए पुलक बाबू की उम्र इस टू मानिक बाबू की उम्र बराबर कितना है? 7:9 है। तो जब भी इस्टू होता है, मैंने पहले ही बताया कि इसका मतलब डिवाइड होता है। तो पुलक बाबू की उम्र बटा मानिक बाबू की उम्र बराबर 7/9। इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पुलक बाबू की उम्र बटा मानिक बाबू की उम्र दी हुई है 72, ठीक है, बराबर 7/9, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, देखिए इसके साथ इसका इंटू हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पुलक बाबू की उम्र बराबर 7 × 72/9, 9 एकम 9, 9 ठी 72। तो पुलक बाबू की उम्र कितनी निकल के आई? 56 वर्ष, 8 7 56। तो पुलक बाबू की उम्र बराबर 56 वर्ष, आंसर। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, दो पुस्तकों के मूल्य का अनुपात 2:5। प्रथम पुस्तक का मूल्य 32.40 रुपये है, तो दूसरी पुस्तक का मूल्य बताओ, ठीक है। तो दो पुस्तकों के मूल्य का अनुपात सेम इसी तरह बनेगा, 8 जैसे बना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्रथम पुस्तक इस टू द्वितीय पुस्तक बराबर 2:5। तो प्रथम पुस्तक का मूल्य बटा द्वितीय पुस्तक का मूल्य बराबर 2/5। अब देखिए प्रथम पुस्तक का मूल्य दिया हुआ 32.40, द्वितीय पुस्तक का मूल्य लिख देंगे = 2/5। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और इसके साथ इसका क्रॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर था, इसीलिए इसको मैंने फिर इधर नहीं लिया, ये डायरेक्ट मैंने किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा इसके साथ इसको इंटू करना है और इसके साथ इसको इंटू करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसके साथ इसका इंटू होगा, ठीक है, और इसके साथ इसका इंटू होगा, इसके साथ इसका इंटू होगा, ठीक है, समझ गए। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। तो द्वितीय, जबकि हम लोग द्वितीय पुस्तक का मूल्य × 2 कर दिया है मैंने, बराबर 32.40 × 5, सॉरी 40 × 5 लिख दिया है मैंने। हाँ तो देखिए, तो मैंने कैसे किया, द्वितीय पुस्तक का मूल्य × 2 बराबर 32.40 × 5 कर दिया मैंने। उसके बाद द्वितीय पुस्तक का मूल्य बराबर 32.40 × 5/2। ये 2 इसके साथ गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब मैंने काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, पॉइंट है 2 दूनी 4, 0, 16.20 को 2 शून्य को आप लोग 5 से इंटू कीजिएगा ना, तो आपका आएगा 81.00 बराबर 81 रुपया। जबकि हमारा आंसर में दिया हुआ है 80.50 दिया हुआ है ना। वो क्यों दिया हुआ आप लोगों को पता है? यहाँ पर अगर 32.20 होगा तो हमारा आंसर आएगा 80.50, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारा 32.40 है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा 81 रुपया। आप लोग बंगाली बुक में देखिएगा, उसमें हो सकता है प्रिंटिंग इसमें मिस्टेक है, इसीलिए यहाँ पे 4 शून्य दिया हुआ, जबकि बंगाली बुक में 2 शून्य है, ठीक है। इसीलिए आंसर हमारा, हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के साथ, इसके आंसर के साथ हमारा पीछे का आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 शून्य है, इसीलिए हमारा यहाँ पर 81 रुपया ही आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे हमारा 2 शून्य रहता तो हमारा पीछे के आंसर से मैच करता, 80.50 आता, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर।
अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 10 में। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात 22:7 है। उस वृत्त के व्यास की लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि बताओ। ठीक है, तो इसको भी सेम ही करना है, हम लोगों को सेम करना है, खाली देखिए इस तरह से करना है। हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, वृत्त की परिधि इस्टू वृत्त का व्यास बराबर 22:7 लिख देंगे, 22:7 लिखेंगे। तो वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास लिख सकते हैं, बराबर 22/7 लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास दिया हुआ हमारा 2 मीटर 1 डेसीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो 2 मीटर बराबर 2 × 10 बराबर 20 डेसीमीटर प्लस 1 बराबर 21 डेसीमीटर। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 21 डेसीमीटर लिखा है। 2 मीटर 1 डेसीमीटर को आप लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 21 डेसीमीटर आएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 22/7। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वृत्त की परिधि बराबर 21 × 22/7। तो वृत्त की परिधि बराबर 7 × 7 7 × 21 22 × 66 डेसीमीटर, यानी कि 6 मीटर 6 डेसीमीटर। 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा, जो हमारा शेष बचेगा वो डेसीमीटर होगा और जितना से कटेगा वो हमारा मीटर होगा। तो 6 मीटर 6 डेसीमीटर। अब लास्ट हम लोग आते हैं नंबर 11। हमारे सप्तम श्रेणी में 150 छात्रों में से 90 छात्र तथा छठवीं श्रेणी के 180 छात्रों में से 80 छात्र चित्रांकन प्रतियोगिता में नाम दिए हैं, यानी कि ड्राइंग कंपटीशन। अनुपात के द्वारा दिखलाओ कि किस श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों को इस तरह से करना है। पहले हम लोग लिखेंगे सप्तम श्रेणी, कुल छात्रों की संख्या इस्टू प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र। कुल छात्र 150 है, प्रतियोगिता में कितने भाग लिए हैं 90। ये सप्तम श्रेणी वाला निकाल, तो 0 से 0 कट कर दिया मैंने। उसके बाद 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो 5:3। ये हो गया हमारा सप्तम श्रेणी का। अब छठवीं श्रेणी, कुल छात्रों की संख्या प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र। तो 180 में से 80 प्रतियोगी ने भाग लिया है, तो 0 0 कट कर दिया, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8। ठीक है, तो इसका हमारा कितना निकल के आया 9:4। इसका हमारा निकल के आया है 9:4। ठीक है, अब दोनों अनुपातों की तुलना करने पर, दोनों अनुपातों की तुलना करेंगे हम लोग। देखिए, दोनों अनुपातों की तुलना करने पर पहला हमारा 5:3 आया था, यानी कि 5/3 हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा हमारा 9:4 आया था, यानी कि 9/4 हम लोग लिख सकते हैं। ये सप्तम श्रेणी है, ये छठवीं श्रेणी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5/3 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 और 4 का लसा निकालेंगे, तो 3 और 4 का लसा कितना था 12 होता है। ठीक है, तो नीचे हम लोगों को 12 लेकर आना है, तो नीचे 12 लाने के लिए हम लोग 4 से इंटू करेंगे, तो सेम डिजिट हम लोग ऊपर भी इंटू करेंगे। तो 4 से जब नीचे करेंगे तो 4 से ऊपर भी करेंगे, तो 5 चौके 20 बटा 3 चौके 12। फिर सेम देखिए 9/4 बराबर, नीचे 12 लाने के लिए 3 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी हम लोगों को 3 से इंटू करना होगा। 9 × 27 बटा 4 × 12। तो इससे हम लोगों को पता चल जा रहा है कि सप्तम श्रेणी या छठवीं श्रेणी का ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसका 12 है, 12 हमारा कॉमन मतलब एक जैसा हो गया। ऊपर का देखकर पता करेंगे कि किसका ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली छठवीं श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं, क्योंकि ऊपर 27 है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः छठवीं श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? छठवीं श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं। आंसर में गलत दिया होगा, सप्तम श्रेणी दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा छठवीं श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 3 4 का लॉसा निकाल के नीचे 12 लाने के लिए 4 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। इसमें भी नीचे 12 लाने के लिए 3 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। 27/12 20/12 12 12 हमारा सेम हो गया। ऊपर का देखकर पता कर लेंगे कि किसके मतलब प्रतियोगी किस में अधिक हैं। तो ऑब्वियसली छठवीं श्रेणी के प्रतियोगी अधिक है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू।